हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जान के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में पहले बार हो तो मेरा सी द वर्ल्ड सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें। अध्याय 831 दबंगई 4 वो जिंशु ने उलझन में अपना सिर खुजलाया। उसे ऐसा क्यों लगा कि उसकी मां की बातों में कुछ और भी था? यह बहुत अजीब था। हालांकि वो जिंशु का भ्रम जल्द ही ब्रेज्ड पोर्क यान एर्जू की सेवा से दूर हो गया। अब जब दंपति को नई नौकरी मिल गई थी तो उनका जीवन बेहतर होने लगा था। उन्होंने आराम और गहरी संतुष्टि के साथ भोजन का आनंद लिया। शाम होते ही नी यांग झेंग परिवार के घर लौट आया। झेंग परिवार के मुखिया और मुखिया घर पर थे और छोटी नी युन की देखभाल कर रहे थे। दादाजी और दादी जी, मेरे पिताजी और माँ कहाँ हैं? नी यांग अंदर आया और नी कुई हुआ या शांगगुआन देहुई को न देखकर उत्सुकता से पूछा। श्रीमती झेंग ने कहा, उनके माता पिता अनाथालय गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। तभी नियांग को याद आया कि निकुई हुआ हर बुधवार को शांगगुआन देहुई के साथ अनाथालय में कपड़े और भोजन लाने जाती थी और बच्चों के साथ बातचीत और खेल खेलने में समय बिताती थी। निकुई हुआ ने शायद ही कभी इसके बारे में बात की हो, लेकिन वास्तव में वह उन 3 परित्यक्त बेटियों को कभी नहीं भूली थी। उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई और खून का नमूना दिया, इस उम्मीद में कि एक दिन वह उन 3 गरीब बच्चों को ढूंढ पाएगी। अनाथालय जाना उन 3 बच्चों के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका भी था। नी यांग ने अपना सिर हिलाया। ठीक इसी समय झेंग सुयु अचानक ऊपर से नीचे आया और चिल्लाया, वहां एक भूत है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। बहन, मुझे बचाओ। हालांकि वह स्पष्ट रूप से पागल थी, फिर भी उसने श्रीमती झेंग को पहचान लिया और उनके पीछे छिप गई। डरो मत, सुयु, डरो मत। श्रीमती झेंग ने अपने पीछे झेंग सुयु की रक्षा करते हुए कहा, इस दुनिया में कोई भूत नहीं है। वहां भूत हैं। सच में, वहां है। झेंग सुयु ने घबराकर चारों ओर देखते हुए कहा, वहां देखो, वह एक भूत है। वह भी। वे सभी भूत हैं। वे सभी भूत हैं। एक भी अच्छा इंसान नहीं। मैडम, डरो मत। क्या मैं भूतों से लड़ने में आपकी मदद करूं? नियांग झेंग सुयु के पास गई और लापरवाही से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, नहीं, झेंग सुयु ने घबराहट में अपना सिर हिलाया, तुम भी भूत हो। तुम सब भूत हो। मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। मैंने कुछ नहीं देखा। झेंग सुयु की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, इस हद तक कि जब नियांग ने उसके लाओगोंग एक्यूपॉइंट में एक सुनहरी सुई डाली, तब भी कोई असर नहीं हुआ। नियांग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और झेंग सुयु के आखिरी वाक्य को ठीक से समझ लिया। उसने झेंग सुयु की तरफ देखा, तुमने कुछ देखा, मुझे पता है तुमने देखा। तुमने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, झेंग सुयु ने पीड़ा में कहा, अपना सिर पकड़ते हुए और अधिक घबराती हुई। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह एक अथाह नरक में घूर रही हो। मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। झेंग सुयु की हालत बिगड़ती देख नियांग ने तेजी से अपने हाथ से झेंग सुयु को बेहोश कर दिया। श्रीमती झेंग चौंक गईं, यांगयांग, तुम क्या कर रहे हो? नियांग ने आगे कहा, कोई बात नहीं, दादी, चिंता मत करो, मैं मैडम को अब आराम करने के लिए ऊपर ले जाऊंगा। कुछ ऐसी बातें थीं जिनके बारे में नियांग सीधे श्रीमती झेंग से चर्चा नहीं कर सकती थी, इसलिए नहीं कि उसे श्रीमती झेंग पर भरोसा नहीं था, बल्कि अन्य कारणों से। इसलिए कुछ बातें यदि वह अपने तक ही सीमित रखती तो बेहतर था। इस प्रकार श्रीमती झेंग ने देखा कि नियांग ने झेंग सुयु को अपनी पीठ पर उठा लिया और ऊपर की ओर चली गई। ऐसी ताकत! श्रीमती झेंग आश्चर्यचकित होकर देखती रहीं। छोटी नीयू ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, बहन बहुत शक्तिशाली है। झेंग सुयु को ऊपर लाकर और उसे बिस्तर पर कंबल से ढकने के बाद
नियांग को एहसास हुआ कि झेंग सुयू का उन्माद और भी गंभीर होता जा रहा है। उसे जल्द ही 13 भूत द्वार एक्यूपंक्चर तकनीक का पता लगाने की जरूरत थी। आज झेंग सुयू ने जो कुछ कहा था, उससे लगता है कि वह निश्चित रूप से कोई रहस्य जानती होगी। अगले दिन वू जिनशु और उनकी पत्नी यान एरजू नूडल रेस्तरां में काम करने चले गए। वे दोनों ईमानदार लोग थे जो अपनी नौकरी को बहुत महत्व देते थे। वे बहुत सावधानी से सफाई करते थे, कभी भी ढिलाई नहीं बरतते थे, और वे मिलनसार भी थे। रेस्टोरेंट के दूसरे कर्मचारियों को भी ये दोनों नए सहकर्मी काफी पसंद आए। वू जिनशु और यान एरजू जब पहले काम करते थे तो दोपहर के भोजन के लिए अपने साथ लाए गए सख्त उबले हुए बंस से ही संतुष्ट हो जाते थे, लेकिन अब रेस्तरां न केवल मुफ्त दोपहर का भोजन उपलब्ध कराता है, बल्कि बहुत उदारता से भोजन भी उपलब्ध कराता है। रेस्तरां में लंच का मेन्यू लगा हुआ था। हालांकि दंपत्ति पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन दूसरे कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि सोमवार और गुरुवार को 5 व्यंजन के साथ चावल और सूप, मांस और सब्जियों का संतुलन, शुक्रवार और शनिवार को बीफ और मटन स्टू नूडल्स और रविवार को डंपलिंग सूप मिलता है। आज गुरुवार है, इसलिए 5 व्यंजन और सूप की भरमार थी, जिसमें ब्रेस्ड पोर्क और समुद्री शैवाल अंडे का सूप भी शामिल था, और खाने के लिए बहुत कुछ था ताकि सभी को अच्छी तरह से खिलाया जा सके। दोपहर के भोजन के बाद प्रत्येक व्यक्ति एक सेब भी ले सकता था। अच्छे कार्य वातावरण का अर्थ था कि कर्मचारी अपने कार्य के प्रति उत्साही थे। अध्याय 832 प्रभावी 5 इसलिए नियांग के नूडल रेस्तरां और मिल्क टी शॉप में अन्य दुकानों सहित कभी भी किसी कर्मचारी द्वारा इस्तीफा देने का मामला नहीं आया था, जब तक कि यह किसी अपरिहार्य कारण के लिए न हो। यह भी नियांग की सफलता का एक मुख्य कारण था। उसने कभी भी खून चूसने वाले पूंजीपति की तरह काम नहीं किया। 2 दिन शांतिपूर्वक बीते। तीसरे दिन वू जिनजिन ने दादी वू को ढूंढा। माँ, वू कियांग की माँ कल मुझसे मिलने आई थी। दादी वू जिनशु और उसके 2 पोतों के लिए खरीदे गए नए कपड़ों को झाड़ रही थीं। उसे क्या चाहिए था? वू जिनजिन ने अवाक होकर कहा, तुमने उससे 3000 युआन लिए थे। तुम्हें क्या लगता है वह क्या चाहती है? कौन पैसे लेता है और कुछ नहीं करता? तभी दादी वू को याद आया कि उन्होंने वू यान्युन के लिए शादी की व्यवस्था की थी और उनसे 3000 युआन लिए थे। ठीक है, अगर तुमने इसका जिक्र नहीं किया होता तो मैं इस मामले को लगभग भूल ही गई होती। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत खुश थी। वू जिनजिन ने आगे कहा, क्या तुमने मेरे भाई और भाभी को इसके बारे में बताया है? अभी नहीं। दादी वू ने अपना सिर हिलाया। वू जिनजिन चिंतित हो गई, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? वू कियांग की मां मिलने के लिए उत्सुक है। तभी दादी वू को इसकी गंभीरता का एहसास हुआ। जिनजिन, तुम्हें क्या लगता है मुझे उन्हें कैसे बताना चाहिए? वू जिनजिन ने कहा, बस कह दो। इसे देरसबेर कहना ही होगा, और यह कोई बड़ी बात नहीं है। वू कियांग के परिवार ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, मेरे भाई और भाभी बहुत खुश हो सकते हैं। दादी वू ने सिर हिलाया, हाँ, तुम सही हो। वू कियांग की मां ने क्या कहा? वह कब आना चाहती है? वू जिनजिन ने आगे कहा, इस महीने की 18 तारीख अच्छी रहेगी। इस महीने की 18 तारीख? अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, आज तो 15 तारीख ही है। दादी वू ने कहा। वू जिनजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार वू कियांग की उम्र भी बढ़ रही है और उसकी मां पोते पोतियों के लिए उत्सुक है, उसका थोड़ा चिंतित होना सामान्य है। दादी वू ने सिर हिलाया। आज चूंकि दंपति काम पर नहीं थे, वू जिनजिन के जाने के बाद दादी वू ने दोनों बच्चों और वू जिनशु के लिए खरीदे गए नए कपड़े निकाले। जिनशु, ये तुम्हारे और बच्चों के लिए हैं। वू जिनशु आश्चर्यचकित हुआ, मां, क्या आपने ये मेरे लिए खरीदे हैं? दादी वू ने सिर हिलाया। यान एरजू और भी हैरान हो गया। दादी वू के पास इतना सारा निजी पैसा कहां से आया? लेकिन एक बहू होने के नाते उनके लिए सीधे पूछना उचित नहीं था। नए कपड़े देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। वू जिनशु ने आगे कहा, मां, क्या आपने वाकई इन्हें खरीदा है? कपड़ा काफी अच्छा लग रहा है, इनकी कीमत भी अच्छी खासी रही होगी, है ना? दादी वू ने वू जिनशु के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, इन्हें पहनकर देखो कि ये फिट बैठते हैं या नहीं।
वो जिनशू ने कपड़े मेज पर रखे। माँ, मुझे ईमानदारी से बताओ कि इन कपड़ों में क्या है, नहीं तो मैं इन्हें पहनकर नहीं देखूंगा। मैंने इन्हें निजी पैसे से खरीदा है, दादी वू ने कहा। वो जिनशू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इन कपड़ों की कीमत कम से कम 10 युआन होगी। तुम्हारे पास इतना निजी पैसा कहाँ से आया? आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक पल के लिए दादी वू को यह समझ नहीं आया कि वो जिनशू और यान एरजू को स्थिति कैसे समझाए। माँ, हाल ही में आप मांस और कपड़े खरीद रही हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? वो जिनशू अचानक गंभीर हो गया। दादी वू बेवजह कांप उठीं और खड़ी हो गईं। एक पल के लिए मेरे साथ आओ। वो जिनशू ने दादी वू के कदमों का अनुसरण किया। यान एरजू ने मां और बेटे को हैरानी भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी। वे उसके सामने चुपके से फुसफुसाकर क्या नहीं कह सकते थे। इतने सालों के बाद भी उसकी सास उसके साथ एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार करती थी। वे एक कमरे में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। वो जिनशू की पलकें कई बार फड़की। उन्हें लगा कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। मां, आखिर क्या हुआ है? दादी वू ने वो जिनशू को बैठने के लिए खींच लिया। जिनशू, पहले बैठो। वो जिनशू कुछ घबराकर बैठ गया। दादी वू ने तुरंत इस मामले पर चर्चा नहीं की, लेकिन आंसू पोंछने लगीं। जिनशू, मां के लिए जीवन आसान नहीं रहा है। जिस साल मैं 28 साल की हुई, तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया और तब से मैं विधवा हूं। भयंकर अकाल के दौरान मैंने पेड़ की छाल और मिट्टी खाकर मुश्किल से तुम्हें और तुम्हारी बहन को पाला। वो जिनशू ने आह भरते हुए कहा, मां, मुझे पता है कि यह आपके लिए आसान नहीं रहा है। बस मुझे सीधे बताइए कि क्या हुआ है। जब तक यह हत्या या आगजनी के बारे में नहीं है, तब तक आपका बेटा इसे संभाल सकता है। दादी वू ने वो जिनशू को देखा। वास्तव में यह मामला हमारे परिवार के लिए एक खुशी का अवसर है। कौन सा खुशी का अवसर? वो जिनशू ने पूछा। दादी वू ने अपने आंसू पोंछे। मुझे यह बताते हुए खुशी होनी चाहिए। मुझे रोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। हमारा परिवार आखिरकार अच्छी तरह से रहने लगा है। आपको इसका आनंद लेना चाहिए। अध्याय 833 दबंगई 6 दादी वू एक बहुत ही चतुर बूढ़ी महिला थीं। वह जानती थीं कि वो जिनशू अचानक आई खबर को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें पहले कुछ जमीनी काम करने की जरूरत थी। दादी वू के सामने वो जिनशू का धैर्य लगभग जवाब दे चुका था। आखिर खुशी का मौका क्या है? बस इतना बता दो। दादी वू ने अचानक रोना बंद कर दिया। मुझे यान्युन के लिए एक जोड़ी मिल गई है। वो जिनशू चौंक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह मेज से उठ खड़ा हुआ। क्या? जिनशू, चिंता मत करो। हालांकि मैं यान्युन की जैविक दादी नहीं हूं, लेकिन मैं उससे अलग नहीं हूं। मैंने यान्युन के लिए जो परिवार ढूंढा है, उसकी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं और उन्होंने हमें एक छोटा सा पश्चिमी शैली का घर देने का भी वादा किया है। वो जिनशू को अचानक कुछ एहसास हुआ। तो ये चीजें जो तुमने हाल के दिनों में खरीदी हैं, क्या वे तुम्हारे अपने पैसों से नहीं खरीदी गईं? दादी वू ने कुछ नहीं कहा, जो एक स्वीकारोक्ति के समान था। वो जिनशू की आवाज गुस्से से ऊंची हो गई। तो इन दिनों मैं जो बढ़िया मांस खा रहा हूं, वह मेरी बेटी को बेचने से मिले पैसों से खरीदा गया है। दादी वू ने उसे सुधारा। यह सगाई का तोहफा है, बेटी को बेचने से मिलने वाला पैसा नहीं। तुम इसे बहुत बदसूरत बना रहे हो। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जाओ और तुरंत उन्हें पैसे लौटा दो। अब इसे वापस नहीं किया जा सकता। इस बिंदु पर दादी वू शांत और संयमित हो गईं। क्यों नहीं? वो जिनशू ने पूछा। इसे वापस नहीं किया जा सकता। दादी वू अपने रवैये में बहुत दृढ़ थीं। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आप एक लड़की की इतनी परवाह क्यों करते हैं जिसे सड़कों से उठाया गया था। क्या वह आपके अपने बेटे से ज्यादा महत्वपूर्ण है? दरवाजे के बाहर जब यान एरजू ने ये शब्द सुने तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह सामने के कमरे में चली गई, ऐसा दिखावा करने की कोशिश करते हुए जैसे कुछ हुआ ही न हो, और वो यान्युन से कहा, जियाओयुन, डालोंग और एरलोंग को सड़क पर खेलने के लिए ले जाओ, और वैसे 3 पाउंड नमक और कुछ सोया सॉस खरीद लेना। ठीक है,
जरूर। वू यान्युन ने सिर हिलाया। यान एर्जू ने वू यान्युन को 2 युआन दिए। बाकी पैसे तुम तीनों में बांट लो और कुछ कैंडी खरीद लो। वू डालोंग यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि वे कैंडी खरीद सकते हैं। वू यान्युन को दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाते देख यान एर्जू के चेहरे पर तुरंत ठंडक छा गई। वह रसोई में भागी, चाकू उठाया और दादी वू के कमरे की ओर चल पड़ी। टकराना। शारीरिक श्रम के आदी यान एर्जू ने एक पैर से जर्जर दरवाजे को खोल दिया। अंदर मौजूद दादी वू और वू जिनशु दोनों चौंक गए। यान एर्जू ने रसोई का चाकू मेज पर पटक दिया। अगर आज किसी ने मेरी बेटी को बेचने की हिम्मत की तो मैं अंत तक उनसे लड़ूंगा। यान एर्जू एक सीधी सादी और इज्जतदार बहू थी। वू जिनशु से शादी के इतने सालों में उसने कभी दादी वू से बहस नहीं की थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था। दादी वू पहले तो स्तब्ध रह गईं, फिर जमीन पर बैठ गईं, रोते हुए नखरे दिखाने लगीं। हे भगवान, मैंने क्या पाप किए हैं? अब मेरी अपनी बहू मुझे मारने के लिए चाकू चला रही है। जब मैं छोटी थी मैंने अपने पति को खो दिया और अब मेरी बहू भी मेरे खिलाफ हो गई है, मुझे मारने की धमकी दे रही है। मैंने 2 बच्चों को पालने के लिए इतनी मेहनत की, किस लिए? अगर मुझे यह पता होता तो मैं उन्हें पालने की जहमत नहीं उठाती। हे भगवान, मेरी जिंदगी इतनी दयनीय क्यों है? मैं मर क्यों नहीं जाती? भगवान, बाहर इतने सारे लोग मर रहे हैं, आप मुझे भी क्यों नहीं ले जाते? आप मुझे यहां दुख सहने के लिए छोड़ रहे हैं। दुख सहने के लिए? अनुचित और बेशर्म होने के मामले में यान एर्जू दादी वू से कैसे आगे निकल सकती है? यह तथ्य कि दादी वू ने महान अकाल के दौरान अकेले ही 2 बच्चों का पालन पोषण किया था, यह दर्शाता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थीं। यान एर्जू भी जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। कोई भी मेरी बेटी को नहीं बेच सकता। दादी वू और भी जोर से चिल्लाई, कितनी दयनीय, मैं बहुत दयनीय हूं। जब मैं छोटी थी मैंने अपने पति को खो दिया। जिस बेटे को मैंने पाला वह बेकार है और अब बेऔलाद बहू ने मुझ अकेली बूढ़ी विधवा को धमकाने के लिए हाथ मिला लिया है। आगे बढ़ो और मार डालो। आगे बढ़ो और मार डालो। अगर तुमने मुझे आज नहीं मारा तो तुम यान एर्जू नहीं हो। जैसे ही वह बोल रही थी दादी वू ने मेज से रसोई का चाकू उठाया और यान एर्जू की ओर बढ़ी। अपनी मां और पत्नी के बीच फंसे वू जिनशु की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें डर था कि कहीं उनकी जान न चली जाए। वह इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? मां, कृपया ऐसा मत करो। एर्जू का यह मतलब नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम बेकार हो। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। मेरे पास तुम्हारे जैसा रीढ़ विहीन बेटा नहीं है। दादी वू ने वू जिनशु को लात मारकर दूर कर दिया। मैं तुम्हें बताती हूं, आज या तो वह या मैं। वह सोचती है कि वह मजबूत है। वह मारना चाहती है। उसे करने दो। अध्याय 834 दबंग 7। वह यान एर्जू वास्तव में डरावनी थी। उसने तो उसे चाकू दिखाकर धमकाने की भी हिम्मत की। अगर उसने आज उसे सबक नहीं सिखाया तो वह सोचेगी कि उसे आसानी से धमकाया जा सकता है। इस बार वू जिनशु ने पीछे नहीं हटते हुए दादी वू के हाथ से रसोई का चाकू छीन लिया और कठोरता से कहा, मां, इस मामले में आप गलत थीं। एर्जू दोषी नहीं है। दादी वू और यान एर्जू दोनों दंग रह गए। शांत और स्थिर वू जिनशु ने पहले कभी इस तरह अपना आपा नहीं खोया था। वू जिनशु ने रसोई का चाकू आंगन में फेंका। मां, सिर्फ एर्जू ही असहमत नहीं है, मैं भी असहमत हूं। जाओ और अभी यह सगाई तोड़ दो। वू जिनशु को अपना समर्थन करते देख यान एर्जू ने राहत की सांस ली। दादी वू फिर से फूट फूट कर रोने लगीं। मैं इस तरह नहीं जी सकती, मैं अब और नहीं जी सकती। तुम सब मुझे मरने के लिए मजबूर कर रहे हो। मां, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूं। यान्युन अभी छोटी है, उसे पढ़ाई करनी है। उसकी इतनी जल्दी शादी नहीं हो सकती। दादी वू ने अपने आंसू पोंछे। इस मामले को अब खत्म नहीं किया जा सकता। इसे किसी भी हालत में रद्द करना ही होगा। वू जिनशु का रुख बहुत दृढ़ था। अन्यथा मुझे आपको अपनी मां के रूप में न पहचानने के लिए दोष न दें। यह सुनकर दादी वू ने आश्चर्य से वू जिनशु को देखा। उस नवजात लड़की के लिए
तुम मुझे अपनी ही मां को अस्वीकार कर दोगे? क्या वह सचमुच एक नवजात शिशु से कम महत्वपूर्ण थी? यान एरजू अचानक बोल पड़ा, जियाओयुन कोई अनाथ नहीं है। वह मेरी अपनी जैविक बेटी है। तुमने एक दिन भी उसकी परवाह नहीं की। तुम्हें उसे बेचने का क्या अधिकार है? क्या अधिकार है? यान एरजू के दिल में वू यान्युन उसकी अपनी बेटी थी। दादी वू ने यान एरजू को घूरते हुए कहा, शिशु नहीं? अगर शिशु नहीं है तो क्या तुमने उसे किसी अनजान आदमी के साथ बाहर रखा था? ओह, अब मुझे समझ में आया। यही कारण है कि तुम हमेशा उस जंगली लड़की की रक्षा करती हो। तुमने एक संबंध बनाया था जिससे तुम खुद को अपमानित कर रही हो। तुम बेशर्म औरत हो। हमारे सम्मानित वो परिवार में तुम्हारे जैसा कोई कैसे हो सकता है जो हमें बदनाम कर रहा है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यान एरजू गुस्से से भड़क उठी। एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते वह अपनी सास से ऐसे निराधार आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं आज आपसे बहस करना बंद कर दूंगी। यान एरजू और दादी वू के बीच शारीरिक लड़ाई शुरू हो गई। वू जिनशु ने पीड़ा में अपने मंदिरों की मालिश की। यान एरजू सचमुच क्रोधित थी। वह अपने हमलों से पीछे नहीं हट रही थी, और हालांकि दादी वू कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, लेकिन उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। वह यान एरजू का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वू जिनशु ने सोचा कि अब समय आ गया है और उसने उन्हें अलग कर दिया। दादी वू जमीन पर बैठी थीं और फूट फूट कर रो रही थीं। उनके चेहरे पर यान एरजू की वजह से खरोंच के 3 निशान थे। यान एरजू को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन दादी वू ने उसके बाल झटक कर उखाड़ दिए थे। दोनों की हालत बहुत दयनीय थी। काफी देर के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ और वू जिनशु ने दादी वू को पकड़ते हुए कहा, मां, अभी मेरे साथ वू लैन के घर चलो और इस मामले को सुलझाओ। यह ठीक नहीं हो सकता। दादी वू ने वू जिनशु का हाथ दूर धकेल दिया। मुझे वू लैन के भाई से सगाई के उपहार के रूप में पहले ही 3000 युआन मिल चुके हैं। तुम्हारी बहन के लिए एक साइकिल और एक सिलाई मशीन खरीदी है और 2000 युआन खो गए हैं। शादी को खत्म करना आसान लगता है। क्या तुम्हारे पास 3000 युआन है? 3000 युआन? वू जिनशु जैसे परिवार के लिए 3000 युआन एक खगोलीय आंकड़ा था। वू जिनशु दंग रह गया। उस कथन के बाद दादी वू बिस्तर पर लेट गईं और अपनी पीठ वू जिनशु और यान एरजू की ओर कर ली। मैंने सबको बता दिया है। वे परसों हमारे घर खाना खाने और शादी की तारीख तय करने आ रहे हैं। आप सभी को सहमत होना होगा, चाहे आप सहमत हों या नहीं। अन्यथा आप मुझे मार डालेंगे। मैं अब और जीना नहीं चाहता। अध्याय 835। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। वू दादी के शब्द निर्भीक और बेशर्म निकले। फिर भी वू जिनशु और यान एरजू उसके बारे में कुछ भी करने में पूरी तरह असमर्थ थे। वे निश्चित रूप से वू दादी को नहीं मार सकते थे। यान एरजू निराशा में रोया, मैं अब इस तरह से नहीं जी सकता। इस तरह से जीवन जीना असंभव है। वू जिनशु, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। तलाक, तलाक, तलाक। चलो इसे तुरंत करते हैं। वू दादी बिस्तर पर उठ बैठीं, यान एरजू की ओर इशारा करते हुए, बेहतर होगा कि तुम अपना सामान उठाओ और हमारे वू परिवार के घर से बाहर निकल जाओ। लेकिन बच्चे हमारे वू परिवार के हैं और तुम एक भी बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा रही हो। क्या यान एरजू ने सोचा था कि वह उसे तलाक की धमकी दे सकती है? वह सचमुच डरी नहीं थी। भविष्य में उनके परिवार के पास एक पश्चिमी शैली का घर और बीजिंग निवास पंजीकरण होगा। क्या वो जिनशु के लिए दूसरी पत्नी ढूंढना आसान नहीं होगा? तुम बस कम बोलो, वो जिनशु ने कहा। एरजू, नाराज मत हो, मेरी मां बूढ़ी हो गई है। उसका दिमाग खराब हो गया है। वो जिनशु ने यान एरजू को फर्श से उठने में मदद की। चलो अपने कमरे में वापस चलते हैं। इस समस्या को हल करने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। वो जिनशु को यान एरजू की रक्षा करते हुए, यहां तक कि अपनी ही मां को पागल कहने की बात सुनकर वो दादी को गुस्सा आ गया। यह अपमानजनक था। वो दादी तुरंत बिस्तर से उठीं और गालियां बकने लगीं, मैं पागल हूं। मैं पागल हूं। मैंने तुम्हारे जैसे इंसान को पालने के लिए पहले क्या पाप किया था? अब एक छोटी सी दुष्ट महिला की रक्षा के लिए तुम अपनी मां को भी पागल कहने की हिम्मत कर रहे हो।
तुम पतित बेटे इसके लिए नरक की 18वीं परत में उतरोगे। वू जिनशू ने इन शब्दों को न सुनने का नाटक किया और यान एरजू को अपने कमरे की ओर खींच लिया। वू दादी इतनी क्रोधित थीं कि वे कांप रही थीं। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण टिप्पणी में वू जिनशू के मृत पिता का स्मरण किया और अपने पैरों पर ऊपर नीचे उछलने लगीं, मानो वे स्प्रिंग पर हों। यान एरजू को वू जिनशू ने कमरे में खींच लिया। वू जिनशू ने उसे दिलासा दिया, एरजू चिंता मत करो, हमारा परिवार निश्चित रूप से अपनी बेटी को नहीं बेचेगा। भले ही मुझे अपना खून बेचना पड़े, हम ये 3000 युआन इकट्ठा कर लेंगे। यह सिर्फ यान एरजू को दिलासा देने के लिए नहीं था, वू जिनशू वाकई अपना खून बेचने के लिए तैयार था। जब वू यान्युन को उठाया गया था, तब उसकी गर्भनाल अभी भी कटी हुई नहीं थी। तब वे ही थे जिन्होंने उसे पाला था, सारी गंदगी और पेशाब को संभालते हुए। वर्षों से वू जिनशू ही नहीं, बल्कि यान एरजू ने भी उसे अपनी बेटी की तरह माना। 3 लड़कों वाले उनके परिवार में वू यान्युन इकलौती बेटी थी। अगर परिवार इतना गरीब न होता, तो वे अपनी बेटी को अपनी आंखों के तारे की तरह पालते। अफसोस, वे ऐसा नहीं कर सकते थे। वू जिनशू की बाहों में बेसुध होकर रोते हुए यान एरजू ने कहा, मेरी शियाओयुन को इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। अगर मुझे पता होता कि हमारे साथ ऐसा करना इतना मुश्किल होगा, तो मैं उसे अपनी बहन के पास भेज देता। यान एरजू की बहन, जिसका नाम यान दाजू था, यान एरजू से बहुत बड़ी थी। जब यान एरजू ने वू यान्युन को पाया, तो यान दाजू वास्तव में उसे गोद लेना चाहता था, क्योंकि उनके 4 लड़के थे और वे एक बेटी चाहते थे, लेकिन यान एरजू सहमत नहीं थी। अब पीछे मुड़कर देखने पर यान एरजू को अफसोस से भर गया। यान दाजू का परिवार वाकई अच्छा चल रहा था। उसके 4 बेटों में से 3 कॉलेज चले गए थे और काम कर रहे थे। अगर वू यान्युन उनके साथ होती, तो वह निश्चित रूप से अभी भी स्कूल में होती। एरजू, तुम क्या बकवास कर रही हो? चूंकि हम यान्युन को घर ले आए हैं, वह हमारी बेटी है, और तुम्हें ऐसी बातें दोबारा नहीं कहनी चाहिए। चलो, अब अपने आंसू पोंछ लो, कहीं ऐसा न हो कि बच्चे वापस आकर हमें इस तरह देखकर बेवजह परेशान हो जाए। यान एरजू ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, लेकिन अब हम क्या करें? जियाओयुन इस साल सिर्फ 17 साल की हुई है। क्या हम वाकई उसे शादी करने देंगे और किसी की सौतेली मां बनने देंगे? नहीं। जब तक मैं हूं, मैं उसे शादी नहीं करने दूंगा और किसी की सौतेली मां नहीं बनने दूंगा, वू जिनशू ने कहा। मैं कल काम के तुरंत बाद खून बेचूंगा और हम जो भी बचा पाएंगे, बचा लेंगे। यान एरजू ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं भी चलूंगा। वू यान्युन अपने 2 छोटे भाइयों को लेकर सड़क पर निकली। दोनों लड़के युवा थे और कैंडी देखकर बहुत खुश हुए। वू यान्युन चिंताओं से दबी हुई थी। उसे हमेशा लगता था कि घर पर कुछ हुआ है, और यान एरजू ने जानबूझकर उसे बाहर भेज दिया है। जब वू यान्युन अपने विचारों में मग्न थी, तो उसके सामने एक कोमल आवाज गूंजी, यान्युन। यांगयांग। वू यान्युन ने ऊपर देखा। उसे नी यांग को देखने की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। यान्युन, क्या ये तुम्हारे छोटे भाई हैं? नी यांग ने पूछना जारी रखा। वू यान्युन ने सिर हिलाया, यह मेरा सबसे बड़ा भाई वू डालोंग है, और यह मेरा दूसरा भाई वू एरलोंग है। हमारा एक सबसे छोटा भाई भी है, जिसका नाम वू शियाओलोंग है। डालोंग, एरलोंग, यह सिस्टर यांगयांग है, वह हमारे परिवार की एक उपकार करता है। वू डालोंग और वू एरलोंग दोनों का रंग पीला था, और हालांकि वू यान्युन थोड़ी सांवली थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसका रंग सूरज के संपर्क में आने से सांवला हो गया था। चेहरे की विशेषताओं में से एक भाई वू जिनशू जैसा था और दूसरा यान एरजू जैसा था। अध्याय 836, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। 2 लेकिन वू यान्युन उनमें से किसी से भी अलग थी। वू डालोंग और वू एरलोंग थोड़े शर्मीले थे। वू यान्युन के पीछे छिपे हुए थे, किसी को भी संबोधित करने से डर रहे थे, और चुपचाप नी यांग को देख रहे थे। यह बहन बहुत सुंदर है, हमारी अपनी बड़ी बहन से भी अधिक सुंदर। नी यांग ने फिर कहा, यान्युन, मेरा घर पास में ही है। तुम अपने 2 भाइयों को खेलने के लिए क्यों नहीं लाती? हर बार जब वह वू यायुन को देखती, तो उसे स्नेह की भावना महसूस होती। यही वजह है कि उसने वू यायुन को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा, वू यान्युन अपने माता पिता से मिलती जुलती नहीं थी,
जबकि एक भाई अपने पिता से मिलता जुलता था और दूसरा अपनी माँ से। यह देखते हुए कि वू यान्युन के माता पिता भी हाइचिंग शहर से थे, नियांग के मन में अब भी एक बड़ा संदेह था। वू यान्युन अपने परिवार के बारे में चिंतित थी। मैं आज नहीं आ सकती, मेरी माँ सोया सॉस और नमक का इंतजार कर रही है जो मुझे खाना पकाने के लिए वापस लाना है। नियांग ने वू यान्युन की कलाई को सीधे पकड़ लिया। चलो चलो, मेरी माँ और मैं सिर्फ 2 साल से बीजिंग में हैं और हमारे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। तुम्हारे भाई और तुम्हारा हमसे मिलना निश्चित रूप से मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी को बहुत खुश करेगा। अभी 3 बजने वाले हैं, खाना बनाने के लिए अभी भी जल्दी है। नियांग के उत्साह के कारण वू यान्युन के लिए मना करना मुश्किल हो गया। झेंग परिवार का घर ज्यादा दूर नहीं था, वह मात्र 5 मिनट की पैदल दूरी पर था। चमचमाते और भव्य विला के सामने खड़े होकर वू यान्युन बेहद हैरान रह गया। वह हर दिन स्कूल जाते समय इस विला के पास से गुजरती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नियांग वास्तव में यहां रहती है। वू डालोंग और वू एरलोंग भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने वू यान्युन की आस्तीन को धीरे से खींचते हुए कहा, बड़ी बहन, यह जगह बहुत खूबसूरत है। विला में नौकर थे और सजावट आलीशान थी, जिससे वू यान्युन को कुछ हद तक संयमित महसूस हुआ। हालांकि वह गंदी नहीं थी, उसने पैच वाले कपड़े पहने थे, यहां तक कि झेंग परिवार के नौकर भी उससे बेहतर कपड़े पहनते थे। सौभाग्य से झेंग परिवार के सभी नौकर अच्छे व्यवहार वाले थे, उनमें किसी भी तरह की अजीब नजर नहीं थी और नियांग ने उसे नीची नजर से नहीं देखा, बल्कि पूरे रास्ते में अपना हाथ वू यान्युन के साथ जोड़े रखा। बटलर कई प्लेट में स्वादिष्ट पेस्ट्री और पेय पदार्थ लेकर आया। नियांग ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? मैडम ऊपर हैं, बटलर ने जवाब दिया। ओह, नियांग ने सिर हिलाया और फिर वू यान्युन और उसके 2 भाइयों को स्नैक्स खाने और पेय पदार्थ पीने के लिए प्रोत्साहित किया। वू यान्युन ने अभी भी खुद को संयमित रखा, जबकि उसके दोनों भाई खुशी से खाना खा रहे थे। यान्युन, इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है, यहां अपने आप को घर जैसा महसूस करो। दरअसल हम अभी अभी ही यहां आए हैं। 1 साल पहले यह हमारा घर भी नहीं था। नियांग ने स्वेच्छा से बातचीत शुरू की। आह, क्यों? वू यान्युन उत्सुक थी। 2 पेस्ट्री उठाकर, एक अपने लिए और एक वू यान्युन को देते हुए, नियांग ने वू यान्युन को निकुई हुआ की पृष्ठभूमि के बारे में बताना शुरू किया। वू यान्युन ने आश्चर्य से सुना, ओह माए! मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आंटी जिंग्याओ का कोई उपन्यास पढ़ रहा हूं। उस समय आंटी जिंग्याओ के दुखांत उपन्यास बहुत लोकप्रिय थे और वू यान्युन ने भी उन्हें पढ़ा था। नियांग ने कहा, जीवन एक उपन्यास की तरह नहीं है। मेरी माँ और मेरे जीवन के बेहतर दिन पिछले 2 सालों में ही शुरू हुए हैं। उससे पहले हम डैम विलेज में रह रहे थे। हमारी दादी लड़कियों से ज्यादा लड़कों को महत्व देती थी। मेरी माँ की कुछ बहनें होने के बाद उन्हें भेड़ियों को खिलाने के लिए पहाड़ के पीछे फेंक दिया गया था। हमने बीजिंग आने का फैसला तभी किया जब हम उस तरह से जीना नहीं चाह रहे थे। अब उस जीवन के बारे में सोचते हुए यह एक सपने जैसा लगता है। नियांग लगातार बात करने वाली नहीं थी और वह शायद ही कभी दूसरों को अपने अतीत के बारे में बताती थी। इस बार उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे कुछ संदेह था। इसके अलावा ये बातें रहस्य नहीं थीं। भले ही चीजें वैसी न हो जैसा उसने सोचा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वू यान्युन को उनके बारे में पता चल गया। वू यान्युन ने आश्चर्य से सुना, आपकी दादी ऐसा कैसे कर सकती है? हालांकि दादी वू उसे बहुत पसंद नहीं करती थी, लेकिन वू यान्युन ने कभी भी उसके द्वारा त्याग दिए जाने के विचार को अपने मन में नहीं आने दिया था। वह बहुत भयानक था। अपनी पोती के साथ ऐसा कौन करता है? नियांग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, ऐसी दादी होने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उस समय छोटी थी और मेरी माँ ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था। हमारे पास उनके सामने खड़े होने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी वे बहनें अब मर चुकी हैं या जीवित हैं। वू यान्युन ने आह भरते हुए कहा, यांगयांग, चिंता मत करो, शायद तुम्हारी बहनें भाग्यशाली हों और अभी भी जीवित हों। जब उसने ये शब्द कहे तो वू यान्युन को खुद पर भरोसा नहीं था। नवजात शिशुओं में जीवित रहने की क्षमता नहीं होती है और इतनी दूर फेंक दिए जाने के बाद जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी।
तभी नी कुई हुआ नीचे आई। यांगयांग, क्या हमारे पास कोई आगंतुक है? माँ, नी यांग ने वू यान्युन का परिचय देने के लिए जल्दी से खड़े हो गए। नमस्ते आंटी। वू यान्युन एक विनम्र और शिष्ट बच्ची थी। नी कुई हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया बैठिए, यहां औपचारिकता मत कीजिए। इसे अपने घर की तरह ही समझिए। अध्याय 837। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। 3 अपनी बात पूरी करने के बाद नी कुई हुआ ने किसी को कई स्वादिष्ट व्यंजन लाने के लिए कहा। यान्युन, तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को आज रात वापस जाने की जरूरत नहीं है, बस रात के खाने के लिए रुको। नी कुई हुआ भी वू यान्युन का प्रशंसक था। वह युवती सुंदर थी और शिष्टाचार जानती थी। यह सुनकर वू डालोंग और वू एरलोंग की आंखें चमक उठीं। वू यान्युन ने कहा, धन्यवाद आंटी, आप बहुत दयालु हैं। मेरी माँ रात का खाना पकाने के लिए नमक और सोया सॉस का इंतजार कर रही है। ओह, क्या ऐसा है? नी कुई हुआ ने सिर हिलाया और ऊपर की ओर चलने के लिए मुड़ा। थोड़ी देर बाद नी कुई हुआ अपने हाथों में 2 बड़े बैग लेकर ऊपर से नीचे आई। लगभग 5 बजे वू यान्युन ने जाने की इच्छा व्यक्त की। नी कुई हुआ ने दोनों बैग वू यान्युन को थमाते हुए कहा, यान्युन, ये कपड़े यांगयांग के लिए उपहार थे, लेकिन वह आमतौर पर चियोंगसम पहनना पसंद करती है, इसलिए ये उसकी जरूरतों के लिए अतिरिक्त हैं और इन्हें घर पर रखना बेकार है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया इन्हें पहनने के लिए ले जाए। ये कुछ रिश्तेदारों की ओर से उपहार थे जब नी यांग झेंग परिवार में वापस लौटी थी। कपड़े बिल्कुल नए थे लेकिन नी यांग की पसंद के नहीं थे, इसलिए वे घर पर ही रहे। नी कुई हुआ मूल रूप से उन्हें अनाथालय को दान करना चाहती थी, लेकिन वहां बच्चे काफी छोटे थे। नी कुई हुआ ने देखा कि वू यान्युन के कपड़े बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें वू यान्युन को देने का फैसला किया। वू यान्युन का परिवार गरीब था, उसके कपड़े आमतौर पर पैच किए हुए, ज्यादातर गांव से प्राप्त राहत कपड़े थे। यद्यपि ये राहत कपड़े पहले दूसरों द्वारा पहने गए थे, लेकिन नी कुई हुआ द्वारा दिए गए कपड़े सभी नए थे। जब नी कुई हुआ ने कपड़े सौंपे तो वू यान्युन बहुत खुश हुई। धन्यवाद चाची, मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। वू यान्युन को कितना खुश देखकर नी कुई हुआ भी बहुत प्रसन्न हुई। मुझे खुशी है कि आपको वे पसंद आए, अक्सर हमसे मिलने आना याद रखें। ठीक है आंटी, वू यान्युन ने सिर हिलाया। नी कुई हुआ और नी यांग ने वू यान्युन को गेट से बाहर देखा। सूरज की रोशनी में नी यांग के हाथ में बालों का एक पतला सा गुच्छा था। वू डालोंग ने वू यान्युन की आस्तीन खींची। बहन, बहन यांगयांग पहले बहुत सुंदर थी। क्या हम अक्सर उनके घर आ सकते हैं? वू यान्युन ने वू डालोंग की नाक पर चुटकी काटी। तुम्हें तो बस वो स्वादिष्ट स्नैक्स और कैंडी चाहिए, है ना? वू डालोंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली। ईमानदारी से कहूं तो थोड़ा लालची होने के अलावा वू डालोंग में वास्तव में कोई अन्य दोष नहीं था। वू यान्युन ने आगे कहा, अगर हम यांगयांग के घर फिर से जाते हैं तो आप आज की तरह असभ्य नहीं हो सकते, लोगों का ठीक से अभिवादन नहीं कर सकते और चटकारे की आवाज किए बिना सुरुचिपूर्ण ढंग से खाना नहीं खा सकते। ओह, समझ गया। वू डालोंग और वू एरलोंग ने सिर हिलाया। जब वू यान्युन और उसके भाई घर पहुंचे तो दादी वू पहले से ही शांत हो चुकी थीं। रसोई का चाकू जो पहले लहराया जाता था अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। हालांकि झगड़ा शांत हो गया था, लेकिन आंगन में अभी भी एक अवर्णनीय दमन था। यह अजीब था। मां, वू यान्युन ने यान एरजू को खोजने के लिए खरीदा हुआ सोया सॉस और नमक लिया। वू यान्युन की बात सुनकर यान एरजू ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ लीं और ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। मां रसोई में है। ज़ियाओयुन, क्या तुमने सब कुछ खरीद लिया? मैंने इसे खरीदा है। वू यान्युन ने नमक और सोया सॉस को स्टोव पर रखा और कपड़ों के 2 बैग यान एरजू के पास ले गया। मां, देखो, ये यांगयांग की मां के कपड़े हैं और ये सभी नए हैं। ओह, वे अच्छे लग रहे हैं। यांगयांग की मां यांगयांग की तरह ही एक दयालु व्यक्ति हैं। वू यान्युन ने देखा कि यान एरजू के साथ कुछ गड़बड़ है और उसने पूछा, मां, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? मैं ठीक हूं। यान एरजू ने लापरवाही से अपनी आंख पोंछी। बस हवा की वजह से थोड़ी रेत अंदर आ गई थी। क्या तुमने उन्हें इतने सारे कपड़े देने के लिए ठीक से धन्यवाद दिया? हाँ, चिंता मत करो। वू यान्युन ने आगे कहा, मां, क्या आप वाकई ठीक हैं?
किसी तरह वो यान्युन को असहज महसूस हुआ। यान एरजू मुस्कुराई, देखो तुम चिंता कर रहे हो, मैं वाकई ठीक हूं। तुम्हें उन कपड़ों को पहनकर देखना चाहिए कि वे फिट हैं या नहीं। माँ, अगर कुछ गलत हो तो आपको मुझे बताना होगा। मुझे पता है, यान एरजू ने वो यान्युन को दरवाजे की ओर धकेला, जाओ और अपने कपड़े बदलो। ठीक है। लड़कियों को हमेशा सुंदर दिखना पसंद होता है, इसलिए वो यान्युन कपड़े पहनकर देखने के लिए अंदर चली गई। उस शाम खाने के समय दादी वो नहीं आई। वो यान्युन ने उत्सुकता से पूछा, दादी खाना खाने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? यान एरजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जिनशु ने कहा, वह बीमार है। वो यान्युन ने कहा, मैं उसके लिए कुछ खाना लाऊंगी। अध्याय 838, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। यान एरजू ने आधा कटोरा चावल उठाया और साग से भरे 2 चॉपस्टिक्स उठाए, डालोंग को जाने दो। वो यान्युन ने कहा, माँ, आप कुछ मांस क्यों नहीं ले रही हैं? मांस वो जिनशु ने खरीदा था। आज नौकरी शुरू करने के बाद दंपति के लिए आराम का पहला दिन था और वे परिवार के साथ ठीक से जश्न मनाना चाहते थे। इसलिए उसने विशेष रूप से 2 जिन मांस खरीदा, लेकिन अंत में यह ऐसा ही हो गया। यान एरजू ने भावहीनता से कहा, तुम्हारी दादी बीमार हैं और उन्हें मांस खाने की कोई इच्छा नहीं है। डालोंग, जल्दी से जाकर उसे ले आओ। वो डालोंग कटोरा लेकर तेजी से दादी वू के कमरे की ओर दौड़ा। दादी वो बिस्तर पर लेटी हुई थीं और वो डालोंग को आते देख उन्होंने संतोष से कहा, मेरे सबसे बड़े पोते का होना अच्छा है, उन दूसरे लोगों की तरह नहीं जो दादी को भूल गए हैं। दादी यह सब उनके भले के लिए कर रही हैं। वो डालोंग को समझ में नहीं आया कि दादी वो क्या बात कर रही थीं। कटोरा रखने के बाद वह जल्दी से भाग गया। वह अभी भी मांस खाने के लिए अपने कमरे में वापस जाने का इंतजार कर रहा था। दादी वू ने वो डालोंग की आस्तीन पकड़ ली। डालोंग, अभी जल्दी मत जाओ, दादी के साथ जाओ और थोड़ी देर बात करो। वो डालोंग दादी वू की पकड़ से छूटकर जल्दी से बाहर भागा। दादी, मैं मांस खत्म करने के बाद वापस आऊंगा। एक पल में वह लालची एरलोंग सारा मांस खा जाएगा। वे मांस खा रहे थे। वे मांस खा रहे थे और उन्होंने उसके लिए केवल थोड़ी सी हरी सब्जियां और आधा छोटा कटोरा चावल ही लाया था। यह बहुत बड़ी बदमाशी थी। दादी वू ने खड़खड़ाहट के साथ कटोरा फर्श पर पटक दिया, जिससे वह टूट गया। दूसरी तरफ वो यान्युन ने हंगामा सुना और तुरंत कहा, मैं दादी को देखने जाऊंगा। जाने की कोई जरूरत नहीं है। एरजू ने वो यान्युन का हाथ दबाया, अपना खाना खाओ। वो जिनशु ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना खाना खाया। वो यान्युन ने कुछ चिंतित होकर पूछा, माँ, वास्तव में क्या हो रहा है? एरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं। तुम्हारी दादी शायद बस बुरे मूड में है। अगर तुम अभी जाओगी तो क्या तुम डांट नहीं मांगोगी? जल्दी से खाओ। ओह, वो यान्युन को कुछ संदेह हुआ। परिवार खाना खाता रहा। अगले दिन वो जिनशु और यान एरजू हमेशा की तरह काम पर चले गए। जैसे ही वे घर से निकले, दंपत्ति के चेहरे चिंता से भर गए। 3000 युआन। पूरे 3000 युआन। वे ये 3000 युआन कहां से लाएंगे? शाम को काम के बाद दंपति रक्त बेचने के लिए अस्पताल गए, लेकिन औपचारिक अस्पताल ने कहा कि वे कुपोषित हैं और उन्हें रक्त न देने की सलाह दी, इसलिए वे एक निजी अस्पताल चले गए। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति केवल 400 सीसी रक्त ही बेच सकता है, लेकिन प्रत्येक जोड़े ने 800 सीसी रक्त बेचा। 800 सीसी रक्त निकाले जाने के बाद दोनों को चक्कर आने लगे और उनके पैर लड़खड़ाने लगे। फिर भी 1600 सीसी रक्त से उन्हें केवल 100 युआन ही मिले। आवश्यक 3000 युआन की तुलना में 100 युआन तो मात्र एक बूंद के समान था। हमें क्या करना चाहिए? यान एरजू ने वो जिनशु को पकड़ते हुए कहा। वो जिनशु ने उसे दिलासा दिया, मत रो, मत रो, कोई रास्ता निकलेगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी मां ने वाकई मेरी बहन के लिए साइकिल और सिलाई मशीन खरीदी है। जब मैं वापस आऊंगी तो अपनी मां से विनती करूंगी कि वह 3000 युआन निकाल ले। एक बेटे के रूप में उन्हें विश्वास नहीं था कि दादी वो इतनी निर्दयी होंगी कि उनके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं छोड़ेंगी। ठीक है। घर पहुंचने के बाद वो जिनशु दादी वू के कमरे में गई।
दादी वो अभी भी बिस्तर पर दरवाजे की तरफ पीठ करके लेटी हुई थीं, कल की तरह ही, लेकिन उनकी मुद्रा में कोई बदलाव नहीं आया था। फर्श पर पड़ा टूटा हुआ कटोरा अभी तक हटाया नहीं गया था। वो जिंशु दादी वू के सामने घुटनों के बल बैठ गया। माँ, कृपया हमारे परिवार को फिर से शांतिपूर्ण जीवन दो। तुम्हारा मतलब है कि मैं शांत नहीं हूं? दादी वो बिस्तर से उठीं। मैं तुम्हारी माँ हूं, जिस माँ ने तुम्हें अपने हाथों से पाला है। अब तुम अपनी माँ के साथ एक नवजात लड़की के लिए ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारे जैसे पतिविहीन बेटे पर एक दिन बिजली गिरेगी। वो जिंशु ने रोते हुए कहा, माँ, यान्युन एरजू और मेरी बेटी है। वह भले ही हमारी अपनी माँ बाप न हो, लेकिन हमारे दिलों में वह हमारी अपनी माँ से भी ज्यादा कीमती है। उसे अभी भी स्कूल जाना है, उसे कॉलेज की छात्रा बनना है। वह किसी और की सौतेली माँ नहीं बन सकती। माँ, कृपया वह 3,000 युआन निकाल लें। जब कल वो परिवार के लोग आएंगे तो मैं उन्हें पैसे लौटा दूंगी। पैसे खत्म हो गए, दादी वू ने कहा। मैंने तुम्हारी बहन के लिए साइकिल और सिलाई मशीन खरीदने में 1,000 युआन से ज्यादा खर्च किए थे और बाकी पैसे खो दिए। इसलिए यह विवाह तो होना ही था। वो जिंशु ने अविश्वास से दादी वू को देखा। माँ, क्या आपने सचमुच जिनजिन के लिए साइकिल और सिलाई मशीन खरीदी थी? हाँ। वो जिंशु की उम्मीदों को कुचलने के लिए दादी वू ने अपनी जेब से 2 रसीदें निकालीं। ये साइकिल और सिलाई मशीन की रसीदें हैं। यद्यपि वो जिंशु पढ़ नहीं सकता था, फिर भी वह रसीदें पहचान लेता था। वो जिंशु कांप उठा। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप यान्युन को बेचने से मिले पैसे को जिनजिन के लिए कैसे खर्च कर सकती हैं? अध्याय 839। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। 5। यह सगाई का पैसा है। यह खुद को बेचने के लिए पैसा कैसे बन गया? वू कियांग परिवार की परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। यह उसका आशीर्वाद है कि वह उस परिवार में शादी कर सकती है। जैसा कि कहा जाता है, अच्छी शादी का मतलब है पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए खाना। अगर कोई लड़की थोड़ी बेहतर शादी कर सकती है तो वह अपने बाद के जीवन का आनंद ले सकती है। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। तुम दोनों ऐसा कहते हो जैसे मैं कोई बहुत बड़ा खलनायक हूं। ठीक है, मैं तब खलनायक बनूंगा। इस बिंदु पर वू दादी ने कहा, अपनी बहन के लिए साइकिल और सिलाई मशीन खरीदने में क्या बुराई है? यही तो तुम्हें अपनी बहन को देना है। जब तुम्हारी बहन की शादी हुई तो मैंने चुपके से उसके दहेज का सारा पैसा तुम दोनों को दे दिया। उसे तो शादी में उचित दहेज भी नहीं मिला। वो जिंशु तुरंत फूट फूट कर रोने लगा, अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। माँ, आप वाकई हमारे लिए जीना असंभव बना रही हैं। सच बताऊं तो एरजू और मैंने आज अपना खून बेचा है। चाहे कुछ भी हो, मैं सौतेली माँ के तौर पर यान्युन को किसी और से शादी नहीं करने दूंगी। यह सुनकर वो दादी चौंक गईं। क्या तुम सच में खून बेचने गए थे? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सोचा कि वो जिंशु कुछ अजीब लग रहा है, इसलिए वह अपना खून बेचने गया था। ऐसा लगता है कि जंगली लड़की को सचमुच नहीं रखा जा सकता। वह एक अभिशाप है। उसकी उपस्थिति पुराने वो परिवार की शांति को भंग करती है। वो जिंशु ने सिर हिलाया। हमने वाकई ऐसा किया है, इसलिए माँ, मैं आपसे जिनजिन के लिए साइकिल और सिलाई मशीन खरीदने को कहूंगा। क्या आप मुझे बाकी पैसे दे सकती हैं? हम दोनों मिलकर इस तयशुदा शादी को रद्द करने के लिए पर्याप्त पैसे जुटा सकते हैं। अब साइकिल और सिलाई मशीन पर बहस करने में बहुत देर हो चुकी है। वो दादी ने आह भरते हुए कहा, पहले तुम बाहर जाओ, मैं इस पर विचार करूंगी। वो दादी को आखिरकार नरम पड़ते देख वो जिंशु ने राहत की सांस ली और तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ। माँ, आप इस बारे में सोचिए, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। तुम बाहर जाओ। वो दादी ने हाथ हिलाया। जब वो जिंशु वो दादी के कमरे से बाहर आई तो यान एरजू ने उत्सुकता से पूछा, कैसा रहा? तुम्हारी माँ ने क्या कहा? वो जिंशु ने कहा, मेरी माँ बिल्कुल निर्दयी व्यक्ति नहीं है। उन्होंने इस बारे में सोचने के लिए सहमति व्यक्त की। आखिरकार यान्युन उनकी पोती है। यह सुनकर यान एरजू ने भी राहत की सांस ली। रात के खाने पर वो दादी अभी भी मेज पर नहीं बैठी।
वू यान्युन ने देखा कि वू जिनशु और यान एरजू का रंग खराब लग रहा था और उसने पूछा, पापा, मम्मी, क्या आप ठीक हैं? आपके चेहरे बहुत पीले दिख रहे हैं। वू जिनशु ने कहा, कोई बात नहीं, शायद दिन भर काम करने से बहुत थक गए होंगे। यान्युन, बाद में अपने भाइयों को नहला लेना, और तुम्हारी माँ और मैं सोने जा रहे हैं। ठीक है, वो यान्युन ने सिर हिलाया, फिर भी थोड़ा चिंतित था। पिताजी, माँ, क्या आप वाकई ठीक हैं? क्या हमें डॉक्टर ली को बुलाकर देखना चाहिए? डॉक्टर ली अपने क्षेत्र में नंगे पांव डॉक्टर थे। कोई जरूरत नहीं, हमें बस थोड़ा आराम चाहिए। रात को, यह देखकर कि उसके सभी भाई सो गए हैं, वो यान्युन ने बर्तन धोने की तैयारी की। तभी, वो दादी, जिन्होंने पूरे दिन अपना चेहरा नहीं दिखाया था, अचानक बाहर आईं। यान्युन, मेरे साथ यहां आओ। वो यान्युन दंग रह गई। ओह, ठीक है। वो दादी के कमरे में, क्या तुम्हारे माता पिता सो गए हैं? हम्मा। वो यान्युन ने सिर हिलाया। वो दादी ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे माता पिता इतने पीले क्यों दिखते हैं? वो यान्युन ने अपना सिर हिलाया। यह सब तुम्हारी वजह से है कि वे ऐसे हो गए हैं। वो दादी ने आगे कहा, यान्युन, अगर तुम सच में एक अच्छी बेटी हो, तो कृपया अपने माता पिता और अपने 3 छोटे भाइयों के बारे में सोचो। तुम बहुत स्वार्थी नहीं हो सकती। वो यान्युन पूरी तरह से दंग रह गई। दादी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? वो दादी एक स्टूल पर बैठ गईं। अब बात यहीं तक आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें सच बता दूंगी, तुम अपने माता पिता की जैविक संतान नहीं हो। तुम्हारी माँ तुम्हें पहाड़ों में तब ले गई थी जब वह जलाऊं लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। वो यान्युन उसकी बाकी बातें नहीं सुन सकी, उसके कानों में सब कुछ धुंधला सा था। उसके दिमाग में केवल 5 शब्द थे। उसे उठा लिया गया। वह एक नवजात बच्ची थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह वो जिनशु या यान एरजू जैसी नहीं दिखती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो दादी अक्सर कहा करती थीं कि यह वह थी जिसने पूरे परिवार को नीचे खींच लिया, इसलिए यह ऐसा था। यह इस प्रकार था। वो यान्युन की आंखों में आंसू भर आए और अचानक बह निकले, और एक पल में उसके चेहरे पर भी आंसू बहने लगे। वो दादी ने वो यान्युन को तिरस्कार से देखा और आगे कहा, मैंने तुम्हारे बारे में एक घराने से बात की है, यह वू लैन का भाई वू कियांग है। वू कियांग बहुत अच्छी स्थिति में है, और एक बार जब तुम उनके परिवार में शादी कर लोगी, तो तुम्हें बस जीवन का आनंद लेना है। एक बार जब तुम उससे शादी कर लोगी, तो न केवल तुम एक अमीर महिला बन जाओगी, बल्कि हमारा पूरा परिवार तुम्हारी शान में झूम उठेगा। वू कियांग की मां ने पहले ही मुझे 3000 युआन का सगाई का तोहफा दे दिया है, और उसने वादा किया है कि तुम्हारी शादी के बाद हमारा परिवार सामने आंगन वाले उस छोटे से पश्चिमी शैली के घर में जा सकता है, और यहां तक कि हमारे घर का पंजीकरण भी बीजिंग में बदल सकता है। अब, क्या यह सौभाग्य का बड़ा झटका नहीं है? अध्याय 840, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। 6 लेकिन तुम्हारे माता पिता जिद्दी हैं, वे इस विवाह व्यवस्था से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। आज, वे वो परिवार को चुकाने के लिए 3000 युआन इकट्ठा करने के लिए अपना खून भी बेचने चले गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो जिनशु और यान एरजू इतने पीले दिख रहे थे। वे अपना खून बेचने गए थे। वो यान्युन अपने दिल के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकती थी। लेकिन वह वू कियांग से शादी नहीं करना चाहती थी। वू कियांग उसके पिता बनने लायक उम्र के थे, और उनके 2 बच्चे भी थे। वह स्कूल जाना चाहती थी, वह कॉलेज जाना चाहती थी। वू यान्युन ने अपने घुटनों पर धड़क मारते हुए कहा, दादी, कृपया मुझे वू कियांग से शादी करने के लिए मजबूर न करें, ठीक है? मैं वू कियांग से शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूं, और एक बार जब मैं कॉलेज में पहुंच जाऊंगी, तो मैं अपने परिवार को एक बेहतर जीवन की ओर ले जाऊंगी। दादी वू ने वू यान्युन को ठंडे अंदाज में देखा, उनके शब्द चुभ रहे थे। क्या तुम समझ नहीं पा रही हो कि मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारी दादी नहीं हूं। तुम सिर्फ एक बच्चे हो जिसे हमने पाला है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अब तक पाला है, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। न केवल तुम उनकी दयालुता का बदला चुकाने के बारे में नहीं सोचती हो, बल्कि तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी शिक्षा का खर्च उठाए। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? वह उनकी अपनी नहीं थी। उसे उठा लिया गया।
उसे ये चीजें मांगने का कोई अधिकार नहीं था। वू यान्युन के पास तुरंत शब्द नहीं बचे, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। दादी वू ने आगे कहा, देखो हमारा परिवार कितना गरीब है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास तुम्हारे स्कूल जाने के लिए पैसे हैं? तुम्हें स्कूल भेजने के लिए डालोंग और एरलोंग ने कभी स्कूल में कदम भी नहीं रखा। तुम्हारे माता पिता ने पैसे जुटाने के लिए अपना खून भी बेचा। क्या तुम यह सब नहीं देख सकते? उनका तुम्हारे साथ एक बूंद भी खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी उन्होंने इतना कुछ किया है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं होता? क्या तुम उनकी दयालुता का बदला नहीं चुकाना चाहते? उनकी दयालुता का बदला चुकाएं। उसके माता पिता ने इतने लंबे समय तक उसका पालन पोषण किया था, उसे निश्चित रूप से उनका ऋण चुकाना चाहिए। दादी वू ने आह भरते हुए कहा, वह छोटा सा पश्चिमी शैली का घर जिसके आगे एक आंगन है, तुम्हारे माता पिता 20 साल तक काम करने के बाद भी उसे खरीद नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हें बस सिर हिला देना चाहिए और वह घर हमारा हो सकता है। यह सिर्फ शादी है ना? कौन सी लड़की शादी नहीं करती? इसके अलावा तुम वो परिवार की ऋणी हो। अगर मैं न होती तो तुम बहुत पहले ही मर गई होती। तुम्हारी कब्र पर घास 2 मीटर ऊंची होती। अगर तुम समझदार और अच्छे बच्चे हो तो तुम खुद ही अपने माता पिता से बात करोगे। उन्हें बताओ कि तुम वू कियांग से शादी करने के लिए तैयार हो, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है। अपने माता पिता के लिए इसे मुश्किल मत बनाओ। वे पहले से ही अच्छे स्वास्थ्य में नहीं हैं और वे वास्तव में आज अपना खून बेचने गए थे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम अपनी अंतरात्मा के साथ जी पाओगे? इस समय वू यान्युन के पास दादी वू को मना करने का कोई रास्ता नहीं था। दादी वू सही थीं, वह पूरे परिवार पर बोझ थीं, उन्हें उनकी दयालुता का बदला चुकाना चाहिए। मैं समझ गया, दादी। दादी वू ने वू यान्युन की ओर देखा, अब जब तुम समझ गई हो तो खुश रहो। अपनी तरफ देखो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मरना चाहती हो, जैसे कोई तुम्हें मजबूर कर रहा हो। वू यान्युन ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की भरपूर कोशिश की। दादी वू ने आगे कहा, वू कियांग और उसकी मां कल भोजन के लिए आएंगे, उन पर अच्छा प्रभाव डालना याद रखना। हम्मा। और दादी वू को कुछ याद आया, मैंने डालोंग से सुना था कि किसी अमीर महिला ने तुम्हें 2 बैग नए कपड़े दिए थे, है ना? हम्मा। दादी वू ने कहा, चूंकि तुम वैसे भी वू कियांग से शादी करने जा रही हो और वो परिवार इतना अमीर है, तो तुम किस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती? बस उन कपड़ों को लियानहुआ के लिए छोड़ दो। लियानहुआ वू जिनजिन की सबसे बड़ी बेटी थी, इस साल वू यान्युन की उम्र भी उतनी ही थी। ठीक है, वू यान्युन ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम वापस जा सकती हो। कल सुबह सबसे पहले अपने माता पिता को इस बारे में बताओ, दादी वू ने निर्देश दिया। याद रखो, कोई भी तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है, वू कियांग से शादी करना तुम्हारा अपना फैसला है। और अपने माता पिता को यह मत बताना कि तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम्हें उठा लिया गया है। अगर उन्हें पता चल गया तो वे सोचेंगे कि मैं उनकी पीठ पीछे कुछ कह रही हूं। वू यान्युन ने आंसू भरी आवाज में सिर हिलाया। अगली सुबह वू यान्युन नाश्ता तैयार करने के लिए जल्दी उठ गई। खाने के बाद उसने कहा, पापा, मम्मी, वो परिवार आ जा रहा है। आप नहीं जाएंगे, है ना? यान एरजू की आंखें लाल हो गईं। जियाओयुन, क्या तुम पहले से ही जानते हो? मुझे पता है, वू यान्युन ने सिर हिलाया। यान एरजू ने वू यान्युन को कसकर गले लगाया। जियाओयुन, चिंता मत करो, हम तुम्हें उस वू कियांग से शादी नहीं करने देंगे। तुम्हारे माता पिता 3000 युआन इकट्ठा करने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगर हमें करना ही पड़ा तो हम उच्च ब्याज वाला ऋण लेंगे। दंपति इस मामले के बारे में वू यान्युन को नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उस पर मानसिक बोझ पड़ेगा, लेकिन वू यान्युन को यह बात पता चल ही गई। वू यान्युन मुस्कुराया और कहा, मां, मैं वू कियांग से शादी करना चाहता हूं। तुमने क्या कहा? वू जिनशु और यान एरजू ने एक साथ कहा, लगभग यह सोचते हुए कि उन्होंने गलत सुना है। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।